Hello students, welcome to this session of differential equation. Myself Anurag Goel from Vidya Mandir classes. तो इस सेशन के अंदर हम बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे. तो मेनली जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बट जेई के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो ज्योमेट्रिकल बेस्ड आते हैं, मतलब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं. मतलब एक ज्योमेट्रिकल सिचुएशन दी हुई होती है टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड, और उस पे आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, और खुद भी आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वो ज्योमेट्रिकल शेप जो आएगी, कर्व जो आएगा, वो आपको फाइंड करना होता है. उसकी भी अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस है तो मे बी उसमें या तो इक्वेशन एग्जैक्टली दी हुई होती है, इक्वेशन भी आइडेंटिफाई करनी होती है कि वो पैराबोला की है कि एलिप्स की है कि हाइपरबोला की है. ये एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रहती है. एक सेट ऑफ प्रॉब्लम रहती है जिसमें आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जैसे पॉपुलेशन बेस्ड या मे बी कुछ इवेपोरेट हो रहा है, जो मतलब फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर आप जनरली आइडेंटिफाई करते हो हाफ लाइफ, मतलब उस टाइप की सिचुएशन बेस्ड आपकी एक सिचुएशन दी हुई होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करनी होती है और वो सॉल्व करके आपको कोई एक पैरामीटर निकालना होता है, मे बी रेडियस, मे बी टेम्परेचर, मे बी टाइम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज का सेशन हम जनरली प्रॉब्लम बेस्ड रहेंगे, कि मतलब जो एप्लीकेशंस हैं वो हम प्रॉब्लम के थ्रू ही डिस्कस कर देंगे. ठीक है, तो सच कोई बहुत स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है इनमें. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज यू नीड टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी टू द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय y इक्वल टू c into x to the power k where c is an arbitrary constant. तो एक हमने टॉपिक किया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसमें एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ था, यहाँ भी एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, y इक्वल टू c इंटू एक्स की पर k. c चेंज हो रहा है, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, k फिक्स्ड है यहाँ पे, फॉर टाइम बीइंग k फिक्स्ड है. ओके, तो व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी? व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी? What is orthogonal trajectory? It is family of curves each member of which intersects each member of a given family at right angle. Orthogonal trajectory is a family of curve each member of which intersect each member of a given family at right angle. They are at 90 degree. मतलब कोई let's say as an example अगर मैं कहूँ, if there is a family of a parallel lines, इस फैमिली में क्या कॉमन चीज होगी? इनका स्लोप फिक्स्ड होगा. ठीक है ना? ठीक है. और there is a family of perpendicular lines, parallel lines. तो मतलब अगर ये दो फैमिली में कोई भी एक मेंबर एक फैमिली का उठाए और एक मेंबर दूसरी फैमिली का उठाए, दे आर एट 90 डिग्री. ठीक है. अनदर एग्जांपल कुड बी इफ देयर इज अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. इफ देयर इज अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सबका सेंटर सेम है, रेडियस चेंज हो रहा है. देयर इज अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, और सेंटर से पास करने वाले एक फैमिली ऑफ डायमीटर्स टू दी सर्कल्स. फैमिली ऑफ लाइंस, बेसिकली कंकरेंट लाइंस, पर्टिकुलरली वो कंकरेंट है द सेंटर ऑफ दी सर्कल्स. तो अगर ये दो फैमिलीज कंसिडर की जाए तो क्या आप देख पा रहे हो कि एक फैमिली का कोई भी मेंबर, लेट्स से आपने अगर ये मेंबर उठाया सर्कल और ये वाला मेंबर उठाया, तो क्या ये 90 डिग्री बनाएंगे? यस, डेफिनेटली, क्योंकि रेडियस है और उस पॉइंट पे सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दे आर एट 90 डिग्री. मतलब कर्व्स के बीच में एंगल तभी कंसीडर किया जाता है ना, जब देयर आर टू कर्व्स, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कंसीडर्ड एज द एंगल बिटवीन द कर्व्स. ठीक है ना? तो अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड कैसे करते हैं? मतलब गिवन अ फैमिली ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड कैसे करते हैं? मतलब अगर आपको एक फैमिली दी हुई है, a family is given to you that is independent variable x, dependent variable let's say y,
एंड एन आर्बिट्री कांस्टेंट लेट्स से सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ये एक फैमिली दी हुई है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इस फैमिली के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, इस फैमिली के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। लेट्स से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई dy by dx इज इक्वल टू लेट्स से gxy। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the given family, form the differential equation corresponding to the given family। उसके लिए आपको स्टेप्स पता है, अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे, मतलब गिवन फैमिली से और गिवन जो डेरिवेटिव आएगा उसमें से सी एलिमिनेट करोगे, यू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the given family। ठीक है, अब क्या करें, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the orthogonal ट्रेजेक्टरी हो गया, इन शॉर्ट में बार बार ओटी बोलने वाला हूँ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को ओटी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to OT, corresponding to orthogonal trajectory, क्या मैं बोल सकता हूं, that will be dy by dx is equal to -1 by g of xy। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने गिवन फैमिली की बनाई थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन था आपका गिवन फैमिली का। ऐसा नो, क्योंकि मुझे पता है जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा फॉर एवरी पॉइंट ऑन द गिवन फैमिली। हर पॉइंट पे जो कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डेरिवेटिव उसका रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तभी तो जाके उनका प्रोडक्ट -1 होगा और हेंस वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपका स्लोप्स के बीच में 90 डिग्री आ जाएगा। यस, ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ गई, मतलब। और अब क्या करूं, अब इसको सॉल्व कर लो, नाउ सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करने से यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, इंस्पेक्शन, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करने पे यू गेट ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड एन इंडिपेंडेंट एंड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इसलिए कर दिया, उसमें सी लिया हुआ था तो उसमें के कर दिया फाइनली। तो दिस विल बी द आंसर, दैट इज orthogonal trajectory of the given family of fxy c is equal to 0। और अब अगर से आपसे पूछा जाए कि इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी phi xy k की, तो ये fxy हो जाएगा। तो अगर इसी स्टेप्स को आप फिर से करोगे कि डेरिवेटिव इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल में बनाओगे, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लोगे डेरिवेटिव का, तो आपकी वापस वही फैमिली आ जाएगी। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं ऑन द फैमिली y इज इक्वल टू c into x की पर k where c is arbitrary, c is arbitrary। तो dy by dx निकालते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, dy by dx कितना आ गया, c k x to the पर k minus 1। यस, ठीक है ना, c एलिमिनेट करना है, तो c की वैल्यू गिवन फैमिली से y by x की पर k मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ जो भी डेरिवेटिव निकाला है, तो इट इज y by x to the पर k into k into x to the पर k minus 1। तो x टू द पावर k माइनस 1 कैंसिल कर देते हैं, x की पावर k से नीचे खाली x रह जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विद ky by x। गलती से इसी को सॉल्व करने के बाद बैठ जाना बच्चों, मतलब ये कई बार गलती हो जाती है कि डेरिवेटिव किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उसी को सॉल्व कर दिया बैठ के, क्योंकि उसको सॉल्व करके वापस वही फैमिली आ जाएगी, हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो अब क्या लूँ, dy by dx हम ले लेते हैं, OT का डिफरेंशियल इक्वेशन का, OT की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, OT की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी dy by dx इक्वल टू -x by ky, -x by ky, और क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो यू कैन राइट इट एज x dx प्लस ky dy इज इक्वल टू 0, x dx प्लस ky dy इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट, तो इट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस ky स्क्वायर बाई 2, ky स्क्वायर बाई 2, और लेट मी टेक c बाई 2, c बाई 2, या मतलब कोई और कांस्टेंट ले रहे, कोई और कांस्टेंट ले लो, डी ले लो चाहे, तो 2 भी इसलिए लिया क्योंकि नीचे 2 लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स के नीचे था, तो आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई एम लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस k y स्क्वायर इज इक्वल टू c। बहुत ही सिंपल, ऑप्शन बी, x स्क्वायर प्लस k y स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये आ गया। तो इनफैक्ट अगर लेट्स से मैं एज एन एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से अगर आपका इस इक्वेशन में k पर्टिकुलरली 2 होता, मतलब एग्जांपल के लिए अगर बात करें k अगर आपका 2 होता, तो गिवन फैमिली किसकी थी बच्चों, अगर y इक्वल टू c आर्बिट्री है, c इंटू एक्स स्क्वायर, तो कहने से इट विल बी, अगर c पॉजिटिव आर्बिट्री है तो इट इज अपवर्ड पैराबोला,
अपवर्ड पैराबोला। अगर k पर्टिकुलरली 2 ले लिया जाए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c, मतलब अगर c1 लोगे y इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा, c2 लोगे y इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा, y इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड दिस गोज ऑन। c अगर नेगेटिव हुआ तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला आने शुरू हो जाएंगे। c अगर नेगेटिव हुआ तो k मैंने 2 ले लिया। अब जरा देखो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, k 2 लिया हुआ है मैंने पर्टिकुलरली, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं इस केस में ये भी बोल सकता हूँ कांस्टेंट पॉजिटिव ही होगा फॉर रियल एक्स वाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव होगा। अब ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है एलिप्स की, और आप चेक कर सकते हो इसकी एक्सेंट्रिसिटी आएगी 1/√2, मतलब इसमें जो फिक्स क्वांटिटी है वो एक्सेंट्रिसिटी है बेसिकली। तो ये एलिप्स आ रहे हैं फिक्स्ड एक्सेंट्रिसिटी के 1/√2 के, और ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। अगर आप देखो कांस्टेंट को अगर डिवाइड कर दो राइट साइड को 1 बनाने के लिए, तो a स्क्वायर मोर देन b स्क्वायर आ रहा है, तो इट इज लाइक दिस। बात समझ में, ठीक है ना। तो k नेगेटिव होगा, अगर आप सोचो k नेगेटिव हुआ, लेट्स से k -1 है, k अगर पर्टिकुलरली -1 है, तो ये इक्वेशन जो गिवन फैमिली है वो होगी x y इक्वल टू c रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। k अगर -1 है तो ध्यान से देखो ये भी, यहाँ पे भी k -1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। x स्क्वायर मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली आ रही है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और x स्क्वायर y इक्वल टू c x स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली आ रही है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब k मैंने 2 एग्जांपल लेके दिखाए, k इक्वल टू 2 जो स्पेसिफिक है, k इक्वल टू 2 पे गिवन फैमिली ऑफ पैराबोलाज है फाइनली विद वर्टेक्स ओरिजिन अपवर्ड और डाउनवर्ड, फाइनली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फैमिली आ रही है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आ रही है। सिमिलरली अगर k -1 है तो xy इक्वल टू c रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फैमिली आ रही है वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज ही आ रही है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा है, नेक्स्ट एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल, मतलब ज्योमेट्रिकल एक सिचुएशन दी हुई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑप्शन जज करनी है। नाउ इट सेज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट pxy ऑन द कर्व ऑफ द कर्व बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस। एक लाइट है, रे ऑफ लाइट है जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रही है, और वो कर्व के किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट xy पे, मतलब जनरल पॉइंट देने का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पे, मतलब हर एक पॉइंट पे जब रिफ्लेक्ट होती है, मतलब एक साइड को पॉलिश मानते हुए रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे जाती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये सिचुएशन अगर आपको ज्योमेट्रिकल नॉलेज है सारी, मतलब कोनिक सेक्शन की, तो ये पर्टिकुलरली पैराबोला की सिचुएशन होती है। मतलब उसमें जो यहाँ पे जो ओरिजिन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फोकस, और जिस लाइन के पैरेलल हो रही है रेज वो हो जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। तो इट मस्ट बी अ फैमिली ऑफ पैराबोलाज विद ओरिजिन एज द फोकस एंड एक्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोलाज, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर हम इसको फ्रेश बिना इस इंफॉर्मेशन के करें कि हमें लेट्स से हमें वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं पता, तो प्रॉपर एज पर क्वेश्चन अगर हम सिचुएशन से ग्राफ बनाएं, तो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ। लेट्स से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आपकी एक रे ऑफ लाइट गई, लेट्स से मेरे को इसको रिफ्लेक्टेड रे पहले दिखाना पड़ेगा ये, और लेट्स से ये नॉर्मल, ये क्लियर है। तो ये मेरा सरफेस पे टेंजेंट भी दिखा दी और मैंने डॉटेड नॉर्मल भी दिखा दी। यही सिचुएशन है कि आपकी रे ऑफ लाइट ओरिजिन से गई, कर्व के किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होकर जो लाइन चली गई वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो मेरे को पहले एक्स एक्सिस भी दिखा देता हूँ। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, लेट मी कंसीडर कि ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, और ये खाली ये यूनिक पॉइंट नहीं है जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगी तब भी पैरेलल जाएगी, यहाँ जाके रिफ्लेक्ट होगी तब भी पैरेलल जाएगी। ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको ये कर्व आइडेंटिफाई करना है कि ये कर्व क्या आएगा, ठीक है। तो लेट मी कंसीडर द पॉइंट। इस टाइप के सिनेरियो में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, वो भी बन जाएगी। देखना कि हम जो पॉइंट है उसको ले लेते हैं, लेट्स से x1 y1। xy मत लेना, क्योंकि इक्वेशन जब आपको लिखनी होगी टेंजेंट की या नॉर्मल की, तो भी आपको वो उसमें भी xy होगा उस लोकस पे भी। तो लेटर ऑन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे उसमें हम x1 y1 को फिर जनरल xy डाल देंगे। अभी के लिए जैसे लोकस के क्वेश्चन में करते हैं कि जैसे लोकस फाइंड करना होता है, उस तरीके से पहले मैं अपनी ज्योमेट्रिकल कंडीशन निकाल लेता हूँ कि
इस टाइप की सिनेरियो में, ठीक है। तो लेट मी कंसिडर दिस स्लोप एज m1, मतलब o से लेके लेट्स से p है ये, OP का स्लोप मैं मान लेता हूँ m1 है, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, 2 पॉइंट फॉर्म्स है, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, ओके। m2 की वैल्यू हो गई 0, यस और नो, जो रिफ्लेक्ट हुई इधर गई या इधर गई, मतलब पॉलिश इधर से होता तो इधर चली जाती, यहाँ भी जाएगी, मतलब जो रिफ्लेक्ट हुई उसका स्लोप 0 हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब जो हमारा नॉर्मल है उसका स्लोप कितना होगा, नॉर्मल का, तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx होता है, तो नॉर्मल का स्लोप कंसिडर कर लेते हैं माइनस dx बाई dy, लेट मी कंसिडर इट एज m, माइनस dx बाई dy एट x1 y1 इज m, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा थीटा, ये दोनों थीटा होंगे, और इन दोनों थीटा का tan थीटा सेम होगा, यस और नो, तो tan थीटा इक्वेट करते हैं, tan थीटा, लेट्स से tan थीटा अभी मैं जो निकालने जा रहा हूँ वो ये वाला निकालने जा रहा हूँ, tan थीटा, तो आई एम गोइंग टू राइट m1 माइनस m, देखो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, ओके। तो मतलब m1 में से अगर m सब्ट्रैक्ट किया तो अब m में से माइनस करोगे आप, m माइनस m2 मस्ट बी सेम एज m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2, इससे आपको मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप m1 माइनस m करो, मतलब डायरेक्शन एक ही रखना, अगर आपने इसमें से इसका स्लोप माइनस किया है m1 माइनस m, तो अब m में से m2 माइनस करना, m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2, और ये मैंने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें जो m होगा वो dx बाई dy में आ जाएगा, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, अब मैं m1 की वैल्यू डालते वक्त मैं y1 बाय x1 ना डाल के y बाय x डाल रहा हूँ जनरल पॉइंट के लिए, अगर वो पॉइंट p x1 y1 ना होकर जनरल पॉइंट होता xy, तो अब मैं यहाँ पे देखो y बाय x लिख रहा हूँ, y बाय x माइनस m की वैल्यू होगी माइनस dx बाई dy अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू होगी y बाय x, m की वैल्यू होगी माइनस dx बाई dy इज इक्वल टू m इज माइनस dx बाई dy माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ओके। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ रहा है y बाय x प्लस dx बाई dy बाय 1 माइनस y बाय x dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा y बाय x प्लस dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy प्लस y बाय x dx बाई dy का होल स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो सारी टर्म अगर एक साइड ले आए तो ये आ जाएगा dx बाई dy होल स्क्वायर माइनस 2x बाई y dx बाई dy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से क्या किया मैंने सारी टर्म dx बाई dy के क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में ले आया हूँ, dx बाई dy का होल स्क्वायर माइनस 2x बाई y dx बाई dy, मैंने y बाई x से डिवाइड भी कर दिया, y बाई x से डिवाइड करने पे जो माइनस 2 dx बाई dy था उसको y बाई x से डिवाइड करके x बाई y का उसके साथ एक वेट आ गया, और एक माइनस y बाई x था उसको भी y बाई x से डिवाइड कर दिया, वो माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो क्लियरली इट्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन dx बाई dy, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन dx बाई dy, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको कंसीडर करो dx बाई dy में क्वाड्रेटिक, मतलब dx बाई dy में क्वाड्रेटिक की तरह से ट्रीट करते हैं, तो dx बाई dy के सॉल्यूशन लिखते हैं, dx बाई dy के रूट्स क्या होंगे, माइनस b 2x बाई y प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर बाई y स्क्वायर माइनस 4ac, तो इट विल बी प्लस 4 अपॉन 2a दैट इज 2। तो क्या मैं देख रहा हूँ 2 कैंसिल हो रहा है, x प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय y आ जाएगा dx बाई dy, देखो ये आ रहा है dx बाई dy इक्वल टू x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y। अब अगर हम दो केस बना ले, एक बार प्लस में लेते हैं, इसी पेज पे करते हैं, ओके। तो आपका आ गया dx बाई dy इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, इनफैक्ट सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया था, y रह गया था, और एक बार माइनस वाला केस लेंगे। लेकिन ये बताओ बच्चों फॉर्म कौन सी है बेटा, फॉर्म, अब फॉर्म वैसे अगर आप रियलाइज करो तो आपकी ये होमोजीनियस फॉर्म है, ध्यान से देखो राइट साइड पे
एक्स अगर वी वाई डाल देंगे तो पूरा फंक्शन ऑफ वी आ जाएगा, मतलब यू may कंसिडर राइट हैंड साइड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई, यू may कंसिडर राइट हैंड साइड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई। तो इट इज अ होमोजीनियस फॉर्म, एक्स को वी वाई डाल के प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन काफी हैंडी रहता है अगर आप इसमें सीधा सीधा इंस्पेक्शन से सोच लो। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इट इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, प्लस माइनस दोनों ही एक साथ लिख लेते हैं, लिख सकता हूँ ऐसे, देखो ध्यान से, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन जो है डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स भी या एक्स बाय वाई दोनों बनाया जा सकता है, वो भी देखते हैं क्या बनाना है। इस रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड में ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस डी वाई। ठीक, अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं न्यूमरेटर को तो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर से, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर को खाली वाई से कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड पे खाली वाई रह जाएगा। ध्यान से देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का जो मैंने ऑपरेशन किया है, न्यूमरेटर को वाई स्क्वायर से डिवाइड, डिनोमिनेटर को वाई से डिवाइड, तो y जब कैंसिल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक बाय वाई आया ना एक्स्ट्रा, बाय वाई एक्स्ट्रा आया, तो मैंने राइट में एक प्लस माइनस में y डाल दिया। लेकिन इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब आप न्यूमरेटर को कंसीडर कर सकते हो d ऑफ x बाय वाई। जरा ध्यान से देखो, क्या ये है y dx क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग माइनस x इंटू डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को भी क्या मैं अगर ऐसे कर लूं कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर y ले जाऊं तो y स्क्वायर होके जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू प्लस माइनस डी वाई बाय वाई। तो यार अब तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म आ गई, एग्जैक्ट बन गई, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल बोलो, ये कौन सी फॉर्म आ गई, डी टी अपॉन रूट वन प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सुनो। तो इसका आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स बाय वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, गलती से 1 बाय वाई से डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ मत कर देना, रीजन बिंग क्योंकि x बाय वाई का ही डेरिवेटिव है ऊपर, डी एक्स बाय वाई को t की तरह से ट्रीट करो, डी टी अपॉन रूट वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एल एन वाई, और लेट्स से एल एन सी भी ले लेते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन भी एल एन सी में ले लेते हैं। तो दो आ गए सॉल्यूशन। तो आई थिंक अगर आप पहले प्लस वाला केस कंसिडर करें तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू, प्लस वाला अगर कंसिडर करोगे तो इधर आ जाएगा सी वाई, और माइनस वाला अगर कंसिडर करोगे तो इधर आ जाएगा सी बाय वाई। ध्यान से देखो भाई, अगर प्लस कंसिडर करोगे तो ये एल एन ए प्लस एल एन भी राइट साइड पे होगा, तो वो एल एन सी वाई हो जाएगा। तो मैंने दोनों साइड का एल एन कैंसिल आउट कर दिया, मतलब एंटी लॉग ले लिया। और राइट हैंड साइड पे अगर माइनस वाला केस कंसिडर करोगे, माइनस एल एन वाई वाला, तो एल एन ऑफ सी बाय वाई आएगा, एल एन ऑफ सी बाय वाई, और फिर वही। तो ये दो ऑप्शंस आ गई। तो मेरा आंसर आ रहा है या तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, और सिंपली सी। यस, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, तो लेट्स से वही, मतलब यू मे राइट इट एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर माइनस एक्स और सी माइनस एक्स, ताकि मैं स्क्वेयरिंग कर सकूं, ठीक है ना। तो स्क्वेयरिंग करने में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सी वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स। तो यार दोनों केस में देखो ध्यान से, अगर आप पहले केस की बात कर रहे हो, लेट्स से ये वाला केस, इस वाले केस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आ रहा है। एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, फिर वाई स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई थिंक ये बचेगा 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स, और यू मे राइट इट एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई सी एक्स प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। देखो ध्यान से, 2cx प्लस 1 आएगा, सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 बाई सी एक्स प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। इनफैक्ट अगर मैं 1 बाई सी को कोई और कांस्टेंट डाल दूं तो इट इज 2kx प्लस के स्क्वायर, ये आ गया।
ठीक है, एक पैराबोला ही है, ध्यान से देखो पैराबोला है, और अगर आपको एलिमेंट्स निकालने आते हैं तो आप जज कर लोगे कि इसका फोकस ओरिजिन ही है। एक पैराबोला है जिसका फोकस ओरिजिन है। सिमिलरली अगर आपने लेट्स से ये सिनेरियो लिया होता तो इधर से आपका आता, अब की बार भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता, वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता, सी स्क्वायर माइनस 2cx के। तो ये आ रहा है माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर। तो अगर इसमें से माइनस 2c में कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस सी बाई 2। ये सुनो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो इसमें से 2 के कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस के बाई 2। मोर और लेस सेम ही है, मतलब इनफैक्ट एक राइट वर्ड होगा अगर के पॉजिटिव है, मतलब दोनों में दो केस देखने पड़ेंगे, के पॉजिटिव नेगेटिव या सी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये दोनों आंसर आ गए आपके, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन में पर्टिकुलर वैल्यू दे नहीं रखी, वो आपको ऑप्शन से ही देखनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से आप जज करो कि आई थिंक सी अगर हम पर्टिकुलरली -1 ले लेंगे तो ऑप्शन आपकी बी आ जाएगी। सी को -1 ले लोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगी, या फिर के को आप अगर लेट्स से 1 ले लोगे, के को अगर 1 ले लोगे, के को अगर 1 ले लोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगी। और कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, और कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, मतलब और कोई भी ऑप्शन किसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी या के लेने पे आपके जो फैमिली जनरेट हुई है उनमें से ही ऑप्शन नहीं आएगी आपकी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। Another geometrical problem, it says the normal to the curve meets the x-axis at g. If the distance of g from origin is twice the abscissa of p, then the curve is parabola, circle, hyperbola or ellipse. तो could be more than one correct, ठीक है ना। Now इसमें फिगर बनाते हैं थोड़ा सा। लेट्स से अगर कर्व मेरा ये है y इक्वल टू fx, इसके किसी पॉइंट x1 y1, इनिशियली मैंने p जो दिया हुआ था xy दिया हुआ था, मैंने x1 y1 लिया, उस पे लेट्स से टेंजेंट ड्रॉ करी और कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल ड्रॉ करी। ये लेट्स से x एक्सिस चल रही है, यहाँ पे लेट्स से ओरिजिन मान लेते हैं। कह रहा है नॉर्मल जो है x एक्सिस को जाके g पे कट कर रहा है, और जो डिस्टेंस है g का फ्रॉम ओरिजिन इज ट्वाइस द एब्सिसा। तो एक चीज सुनो कि एक चीज तो बोल रहे डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही होगी, मतलब अगर बाई चांस g ओरिजिन के राइट साइड पे है तो OG ही हो जाएगा, बट अगर g ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे तो डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज -OG। मतलब -OG इन द सेंस कि g के जो कोऑर्डिनेट होगा उसका नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि g का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा फाइनली। ये सुनो, तो ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ OG इज व्हाट, इज ट्वाइस द एब्सिस ऑफ p। अब चक्कर ये कि एब्सिस ऑफ p भी कोई जरूरी है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। मतलब अगर एब्सिस ऑफ p पॉजिटिव होगा तब तो हम इसको सीधा सीधा कह देते हैं कि इट इज 2x, और अगर x नेगेटिव हुआ बाई चांस, मतलब ठीक है ना, x1 नेगेटिव हुआ तो हम इसको फिर -2x कहना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव है, तो 2 mod x कर देते फिर उस केस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy इंटू x माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। आई हैव यूज्ड द पॉइंट x1 y1, और स्लोप टेंजेंट का होगा dy बाई dx, नॉर्मल का होगा माइनस dx बाई dy, ठीक है। ये इक्वेशन लिख ली। अब इसका x इंटरसेप्ट निकालो। आप चाहो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स नॉर्मल्स के, मतलब ऐसी फॉर्मेट में, dy बाई dx की फॉर्मेट में आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल के एक जगह पे रख भी सकते हो, जिनको एज ए फॉर्मुलेस की तरह से ट्रीट कर सकते हो। नहीं तो हार्डली 10 सेकंड्स लगते हैं, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे कि आप इक्वेशन लिख के फटाफट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लो। तो g के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, g के कोऑर्डिनेट हो गए आपके, लेट y भी 0, y भी 0 लेने पे आपका x आ जाएगा। देखो ध्यान से, y अगर 0 लोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर y1 dy बाई dx प्लस x1, तो x1 प्लस y1 dy बाई dx आ जाएगा। यस, तो OG की वैल्यू कितनी होगी, OG की लेंथ क्या मैं कहता हूँ x1 प्लस y1 dy बाई dx का मॉड। और अब मैं जब कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, मतलब जब इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फिल करने जा रहा हूँ, तो मैं xy लूंगा फिर फाइनली। तो आई एम राइटिंग x प्लस y dy बाई dx मॉड इज इक्वल टू 2 mod x एज पर द क्वेश्चन। यस, ठीक है। तो दो केस बनाते हैं कि एक जब मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बेसिकली अगर आपके पास मॉड ऑफ p इक्वल टू मॉड ऑफ q है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी तो दो ही इक्वेशन बनेंगी, या तो p इक्वल टू q के इक्वल होगा या p इक्वल टू माइनस q के इक्वल होगा। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी, या तो आएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, और आएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू -2x। ओके, तो इससे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा है आपका x उधर जाएगा तो आपका x रह जाएगा, तो y dy इज इक्वल टू x dx ये आ रहा है। तो अगर y dy को भी इधर ले आओ, वेरिएबल सेपरेबल हो ही चुका है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² 2 माइनस y² 2, उधर भी c/2 ले लेता हूँ तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई विल गेट x² माइनस y² इज इक्वल टू c। ये तो आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर दूसरी इक्वेशन से प्रोसीड करें तो उसमें आ रहा है आपका 3x dx प्लस y dy इक्वल टू 0, और उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 3x² 2 प्लस y² 2 इक्वल टू, लेट मी कंसीडर इट एज c² 2, तो आई विल गेट 3x² प्लस y² इज इक्वल टू c²। ये आ रहा है आपका एलिप्स। ये भी कंप्लीट दोनों ही नहीं होंगे, अगर और डिटेल में जाओगे तो ये दोनों कंप्लीट नहीं होंगे, बट पार्ट ऑफ लोकस यही आएंगे दो। इसमें आई थिंक राइट वाली ब्रांच आ रही है और इसमें लेफ्ट वाला ग्राफ आ रहा है, मतलब इसकी सिर्फ राइट ब्रांच कंसिडर की जाएगी, लेफ्ट वाली ब्रांच नहीं कंसिडर की जाएगी। और इस वाले एलिप्स की, इनफैक्ट अगर ये वाला एलिप्स आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये वाला एलिप्स आपका वर्टिकल वाला है, कॉन्जुगेट एलिप्स वाला फाइनली, क्योंकि इसमें a² आएगा c²/3 और b² आएगा c², तो b² बड़ा है ऐसा, तो ये वर्टिकल वाला इसकी आपकी सिर्फ लेफ्ट वाली ब्रांच आएगी, क्योंकि इसकी लेफ्ट ब्रांच में जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे किसी xy पॉइंट पे, तो आप रियलाइज करोगे जाके ये कट करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे, और जो एब्सिसा होगा वो नेगेटिव होगा, एब्सिसा होगा जो नेगेटिव होगा। तो फाइनली ये इक्वेशन जस्टिफाई हो जाएगी कि ओरिजिन से g का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड है, और जो x है उसका नेगेटिव ट्वाइस आपने इक्वेट कर रखा होगा। सिमिलरली जो आपने ये वाली इक्वेशन लिखी होगी फाइनली, इसमें राइट वाली ब्रांच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे राइट ब्रांच पे जब आप टेंजेंट बना के नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से g का डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली एब्सिसा का डबल आ जाएगा। आप एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखिएगा। अगर मॉड कंसीडर नहीं करते कुछ भी, तब तो फिर दोनों ही है, मतलब फिर तो पूरी ब्रांच ही है एज सच। Now see this question. It is from 2013. अच्छा क्वेश्चन है बहुत। It says function f from half to 1 to r, the set of real number, be a positive and non-constant and differentiable function। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ बोल दी। एक डोमेन दिया हुआ है, इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव मीन्स कि आउटपुट पॉजिटिव होगी, आउटपुट पॉजिटिव होगी। आप ये डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि यहाँ पे r प्लस है, जो कोडोमेन है वो r प्लस है, पॉजिटिव। नॉन कांस्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि fx इक्वल टू c है फॉर एवरी x, मतलब डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, पता नहीं, मतलब डेरिवेटिव आइडेंटिकली जीरो नहीं है। एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन f dash x is less than twice fx, और ये ऑब्वियसली ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 half to 1। एक बाउंड्री वैल्यू दी है f of half is 1, f of half is 1। तो यार अब हमें निकालना है, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं निकालना, हमें हाफ से 1 में fx का इंटीग्रल एस्टिमेट करना है। इंटीग्रल हाफ से 1 में fx का इंटीग्रल एस्टिमेट करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं बाय डिफॉल्ट सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से कि fx क्योंकि fx पॉजिटिव है, तो उसका जो इंटीग्रल आएगा हाफ से 1 में, अदर किसी भी डोमेन में, मतलब किसी भी डोमेन के सब पार्ट में, सबसेट में, जैसे डोमेन हाफ से 1 ही है, तो इनफैक्ट हाफ से 1 में करो या हाफ से आपका 1/, मतलब हाफ से 3/4 में करो तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो हाफ से 1 में जो इंटीग्रल आएगा dx का वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड डिफॉल्ट पॉजिटिव तो है ही, लोअर बाउंड पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। वो बात अलग है सारी ऑप्शन में पॉजिटिव है, बट और बेटर लोअर बाउंड्स है। एक में 2e-1 है, एक में e-1/2 है, एक में e-1 है। ओके, अपर बाउंड वगैरह पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसको ऐसे करते हैं, 2fx को लेफ्ट में ले आओ, 2fx को लेफ्ट में ले, यू मे राइट इट एज f dash x minus 2fx लेस देन 0। ये तो हम बाय डिफॉल्ट कर ही सकते हैं इक्वेशन में, ऐड सब्ट्रैक्ट। डिवीजन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकते हैं, रीजन बीइंग कि अगर आप इसको fx से डिवाइड कर देते हो, अगर आप इस इक्वेशन में fx से डिवाइड कर देते हो, तो हमें क्योंकि fx पॉजिटिव दिया हुआ है,
क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर एफ एक्स पॉजिटिव नहीं दिया होता तो डिवीजन भी नहीं हो सकता था, फिर केस वाइज डिवीजन होता कि एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी रिटेन करते, और अगर एफ एक्स नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी को रिवर्ट कर देते। यस, तो सब्ट्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 2fx को लेफ्ट में है, ठीक है। अब रेदर अगर बाई चांस यहाँ पे इन इक्वेशन की जगह एक्चुअली में इक्वालिटी होती, अगर इक्वालिटी होती और आपने एफ एक्स को y माना हुआ होता और ये उस केस में dy बाई dx हो जाता, तो यार ये लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए आपको लीनियर फॉर्म की याद नहीं आ रही? लीनियर फॉर्म में होता था dy बाई dx प्लस px इंटू y इक्वल टू qx। वो बात अलग है, राइट साइड पे qx लेट्स से 0 ही है, पहले फंक्शन ऑफ x मान लो 0 को, ठीक है ना। तो लीनियर फॉर्म को आगे प्रोसीड करने के लिए ये लीनियर डिफरेंशियल इनइक्वेशन टाइप्स है, लीनियर डिफरेंशियल इनइक्वेशन टाइप्स फाइनली। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। अभी भी अगर उसी लाइंस पे जाए तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -2 dx। यस, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -2 dx, दैट विल बिकम e टू द पावर -2x। तो यार मतलब सॉल्व तो करना नहीं है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं, मैं इस e टू द पावर -2x से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई। और हमें पता है इंटीग्रेटिव फैक्टर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, e टू द पावर में होता है, तो वो पॉजिटिव फंक्शन ही होता है, तो इन इक्वेशन पे कोई मतलब रिवर्ट भी नहीं करेगी, e टू द पावर -2x से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज e टू द पावर -2x f डैश x -2 e टू द पावर -2x fx लेस देन 0, ठीक। और इंटीग्रेटिव फैक्टर का मेन पर्पस ये होता था कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका डिफरेंशियल वाला पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है, वो टोटल डेरिवेटिव में बन जाता है, डी एग्जैक्ट बन जाता है। मतलब अब यू कैन कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड एज डी बाई डी एक्स ऑफ, कैन आई से e टू द पावर -2x इंटू fx इज लेस देन 0। ध्यान से देखो, e टू द पावर -2x रखोगे, fx का डेरिवेटिव करोगे, e टू द पावर -2x इंटू f डैश x प्लस, फिर fx को रखोगे, e टू द पावर -2x का डेरिवेटिव करोगे, दैट विल बी e टू द पावर -2x इंटू -2। ये सुनो, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो क्या इससे मेरे को ये मिल गया क्या कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ e टू द पावर -2x fx, अगर इसको gx बोल दें और इसका डेरिवेटिव आपने अब देख ऊपर वाली क्वेश्चन में देखो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं x लेट्स से मोर देन हाफ था, आई थिंक लेस देन 1 था शायद, हाँ, तो मैं मोर देन हाफ पे अगर इस gx को अप्लाई करूंगा, इनफैक्ट आप लेस देन 1 भी ले सकते हो, मतलब दोनों लोअर अपर दोनों कंसिडर कर सकते हो, तो इनइक्वालिटी रिवर्ट कर जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्ट कर जाएगी। मतलब अगर आप ऊपर भी लेना चाहो वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x अगर मोर देन हाफ है, लेस देन 1 है, तो यू कैन से g ऑफ हाफ is more than g of x is more than g of 1। क्या किया मैंने, एक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x को एक इनइक्वालिटी पे अप्लाई किया, तो मतलब जो हमारा x में इनइक्वालिटी थी, जो फंक्शन में इनइक्वालिटी आई, उसी इनइक्वालिटी पे, उस डोमेन पे इनइक्वालिटी पे जो फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी आई वो रिवर्स आ गई ना, कि अगर हाफ से 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो g हाफ सबसे बड़ा होगा, g1 सबसे छोटा होगा, इंटरमीडिएट x पे gx g1 और g हाफ के बीच में होगा, यही तो हुआ, g हाफ इज मोर देन gx इज मोर देन g1, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, तो g हाफ कितना आ गया भाई, g हाफ आ गया आपका e टू द पावर -1 f हाफ इज मोर देन gx, उसकी जगह मैंने डाल दिया e टू द पावर -2x इंटू fx इज मोर देन g1 e टू द पावर -2 f1। यस, तो आई थिंक हमारे पास एक वैल्यू दी हुई थी शायद f हाफ की, देखो ध्यान से, f हाफ दिया हुआ था, तो f हाफ दिया हुआ है और f1 के बारे में कुछ नहीं पता, बस फंक्शन पॉजिटिव दिया हुआ है, फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो इस पे तो लोअर बाउंड 0 ही कर देते बस, मतलब यू कैन से दिस वैल्यू इज डेफिनेटली मोर देन 0, f1 दिया हुआ तो है नहीं, और जो मल्टीप्लाइंग नंबर है e टू द पावर -2 वो भी पॉजिटिव है, तो इट इज मोर देन 0। और यहाँ नो डाउट वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई f हाफ, क्योंकि 1 है तो ये आ गया 1/e। तो यू कैन से अगर मैं e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इनइक्वालिटी को e टू द पावर 2x से फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं, तो I'll get fx is less than e to the power 2x minus 1। ध्यान से देखो, f आपको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करा, तो I'll get fx is less than e की पावर 2x minus 1, और लोअर बाउंड 0 तो है ही, fx is पॉजिटिव फाइनली। यस, अब अगर आप
इस इनइक्वालिटी पे हाफ से 1 में इंटीग्रेशन करते हो, मतलब बेसिकली मेरे को एफ एक्स का सैंडविच आ गया, मतलब एफ एक्स दो फंक्शन के बीच में बाउंड हो गया। तो एफ एक्स हमारा फंक्शन जो है वो दो फंक्शन के बीच में बाउंडेड है, और अब अगर मैं इस पे सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हाफ से 1 में ओवरऑल इंटीग्रेट कर दूं, जो कि मैं इजीली कर सकता हूं, हाफ से 1 में विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड तो 0 आ गया, ये रिक्वायर्ड था, लेस देन, और e की पावर 2x माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा भाई, e की पावर 2x माइनस 1/2, और हाफ से 1 में वैल्यूएशन हो रही है, तो 1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1/2, माइनस हाफ पे वैल्यू आ जाएगी e की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो इट विल बी e माइनस 1/2। देखो ध्यान से, 1 डालने पे आ जाएगा e/2 और हाफ डालने पे आ जाएगा 1/2, तो e/2 माइनस 1/2 बिकम्स e माइनस 1/2। तो यू गेट हाफ से 1 में एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो e माइनस 1/2 से छोटा है और पॉजिटिव है। लोअर बाउंड अभी बेटर बाउंड नहीं आया, लोअर बाउंड सिर्फ 0 ही चल रहा है। तो अगर ऑप्शंस में देखो ध्यान से, हमारा आ गया कि इंटीग्रल हाफ से 1 में एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो e माइनस 1/2 से छोटा है। यस, e माइनस 1/2 से छोटा आ रहा है। तो इनफैक्ट अगर आप बाकी ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन में लोअर बाउंड हमारा जो अभी करंट अपर बाउंड है ना, लोअर बाउंड उतना ही उससे भी ज्यादा है। ध्यान से देखो, लोअर बाउंड आप कह रहे हैं, ये कह रहे 2e माइनस 1 से ज्यादा है इंटीग्रल, जब हमारा e माइनस 1/2 से छोटा आ गया तो ये तो वैसे रिजेक्ट आउट हो गया, ये भी रिजेक्ट आउट हो गया। ये कह रहे e माइनस 1 से ज्यादा है, जबकि हमारा e माइनस 1/2 से छोटा आ रहा है। सिमिलरली e माइनस 1/2 से ज्यादा कह रहा है ये भी, तो ये तो हमारा ऑब्टेन ही हुआ है, इट इज 0 to e माइनस 1/2। मतलब मैं ये देख रहा था कि क्या पता कोई और ऑप्शन भी हो, मतलब हमने ये जज किया कि ये वैल्यू 0 और e माइनस 1/2 के बीच में है ये वैल्यू, बट अगर बाई चांस कोई और ऑप्शन होती जो 0 से e माइनस 1/2 का भी सबसेट होती तो हमें और मेहनत करनी पड़ती उस क्वेश्चन पे। तो वो तो एक्चुअली में डिसजॉइंट बना रखे हैं, जो हमारा ऑब्टेन हुआ है बाकी तीनों ऑप्शन उससे डिसजॉइंट है, फाइनली कोई भी कॉमन वैल्यू आ ही नहीं सकती फाइनली। तो ए, सी और डी रिजेक्ट हो गए, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज डी। सिमिलर टू द अबव क्वेश्चन जो हमने अभी किया, दैट इज फ्रॉम 2013, ये भी दोनों 2013 के ही हैं, बट लुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से हैं। और ये कह रहे हैं लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 to r, ओके, एंड बी अ फंक्शन, सपोज द फंक्शन f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। दो बाउंड्री वैल्यू दी हुई है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू और 1 पे फंक्शन वैल्यू 0 है, मतलब ग्राफ 0 0 से पास कर रहा है f का, और 1 0 से भी पास कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 0 से पास कर रहा है और 1 0 से पास कर रहा है। f ऐसा होगा पता नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, 0 0 से पास कर रहा है और 1 0 से पास कर रहा है। नाउ इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन 0 to 1, व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 1, fx is from 0 to infinity, fx is from minus half to half, minus 1/4 to 1, या minus infinity to 0। तो ये तो कह रहा है पॉजिटिव है, सिंपली पॉजिटिव, ए ऑप्शन सिंपली कह रहा है पॉजिटिव है, डी ऑप्शन सिंपली कह रहा है नेगेटिव है, fx इज नेगेटिव। कितना नेगेटिव, कहां तक जा रहा है नहीं पता, नेगेटिव है। बी ऑप्शन कह रहा है माइनस हाफ से हाफ के बीच में है, सी कह रहा है माइनस 1/4 से 1 के बीच में फाइनली, ठीक है। सिमिलरली एक और ऑप्शन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारे को एक डिफरेंशियल इनइक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, f डबल डैश एक्स माइनस 2f डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e टू द पावर x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0 to 1। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0 to 1 एक डिफरेंशियल इनइक्वेशन दी हुई है, और वो क्लियरली सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इनइक्वेशन है, मतलब सेकेंड ऑर्डर की f डबल डैश इन्वॉल्व है और इनइक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर ऑल्दो कोर्स में नहीं है, लेकिन वो मतलब सेकंड ऑर्डर क्या पता कुछ मॉडिफिकेशन से फर्स्ट ऑर्डर का बन जाए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सम अनदर वेरिएबल हो जाए, मतलब ठीक है ना, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब इसको देखो क्या कर रहा हूं मैं, इस 2f डैश एक्स को जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फंडा होता था, इसको दो बार f डैश एक्स लिख रहे हैं माइनस में, तो आई कैन राइट इट एज f डबल डैश एक्स माइनस f डैश एक्स क्लब्ड माइनस
एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, मैंने माइनस टू एफ डैश एक्स को माइनस एफ डैश एक्स किया और पहली दो टर्म क्लब कर दी, और माइनस एफ डैश एक्स जो आया था सेकंड टर्म, मतलब इसकी स्प्लिटिंग की जो सेकंड टर्म आई थी उसको मैंने एफ एक्स के साथ क्लब करके माइनस कॉमन ले लिया। आई हैव टेकन माइनस एफ कॉमन एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की है। क्लियरली यू कैन से इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब अगर आपने इसको y माना या z माना, मे बी z माना या p माना, मतलब तो अगर ये p है तो ये dp बाई dx है, मतलब dp बाई dx माइनस p। यस, तो dp बाई dx लेट्स से dy बाई, अगर आपने इसको y माना होता तो ये dy बाई dx होता, तो dy बाई dx माइनस y इज इन लीनियर फॉर्म जिसका इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा e की पावर माइनस x। सिमिलर मैनर अगर आपने इसको y माना तो ये dy बाई dx है, इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस x है, और ओवरऑल अगर आपने इसको y माना तो ये dy बाई dx है। अगर आपने इसको y कंसिडर करा तो ये dy बाई dx है। ध्यान से देखो, इसी का तो डेरिवेटिव है, स्पेयर का डेरिवेटिव ही तो है ये फाइनली। और सब केसेस में e टू द पावर माइनस x इंटीग्रेटिव फैक्टर रहेगा, इस वाली डिफरेंशियल फॉर्म का भी, इसका भी, और अगर इसको कंबाइंड फॉर्म कंसिडर करो इसका भी, और वो उसने राइट साइड में भी डाल रखा है फाइनली एक e टू द पावर x। तो यार e टू द पावर x से डिवाइड कर दो, मतलब सबके साथ e टू द पावर माइनस x ले आओ, तो यू कैन राइट इट एज e टू द पावर माइनस x f डबल डैश x माइनस e टू द पावर माइनस x f डैश x माइनस e टू द पावर माइनस x f डैश x माइनस e टू द पावर माइनस x f x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इनफैक्ट हमारा ये 1 से ज्यादा मैटर कर रहा है 0, मतलब इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फाइनली। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 0, मतलब इनफैक्ट कहने का मतलब अगर ये हाफ e टू द पावर x भी होता या कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स e टू द पावर x भी होता तो वो भी वर्कआउट कर जाता आगे प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जो टोटल डेरिवेटिव बनेगा उसका ग्रेटर देन 0 मैटर कर रहा है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा आगे, मैं आगे की बात कर रहा हूँ फाइनली। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, मतलब कोई भी पॉजिटिव e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, या फिर मैं फोर्स e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करता लेफ्ट साइड को और राइट साइड पॉजिटिव फंक्शन आ जाता तो भी काम कर जाता फाइनली। ठीक है, तो बताओ भाई ये क्या हो गया, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ, क्या मैं बोल सकता हूँ e टू द पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स। ध्यान से देखो, करोगे तो d बाई डी एक्स इसका यही आ जाएगा, d बाई डी एक्स अगर इस प्रोडक्ट का करोगे तो e की पावर माइनस x रखोगे, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करोगे f डबल डैश x आ जाएगा, फिर f डैश x रखोगे e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव करोगे, प्रोडक्ट रूल से तो माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा। सिमिलरली माइनस यू मे राइट इट एज d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x इंटू एफ एक्स, और मेरे को ग्रेटर देन 0 से मतलब है, मैं वही लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये d बाई डी एक्स ओवरऑल बाहर आ गया, तो यू कैन से e टू द पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये आ गया। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन तो ये मिली कि अगर हम gx मान ले e की पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स को hx मान लेते हैं, gx शायद अगले क्वेश्चन में यूज हो रहा है, नहीं ओके gx ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट दिस बी gx। तो इफ दिस इज gx तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। डोमेन मेंशन था शायद 0 से 1, डोमेन मेंशन था 0 से 1, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। लेकिन अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर अंदर वाले का एक्सप्रेशन को भी देखो तो वो भी d बाई डी एक्स ही है, मतलब आप इसको आगे प्रोसीड करो तो इट इज d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x इंटू एफ एक्स। अगर e की पावर माइनस x एफ एक्स पे d बाई डी एक्स करोगे तो यू विल ऑब्टेन e टू द पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स माइनस e टू द पावर माइनस x एफ एक्स फाइनली, तो इज ग्रेटर देन 0। तो दैट विल इंप्लाई कि d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ e टू द पावर माइनस x इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है किसी डोमेन में, तो उसका मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा वाली शेप टाइप जब होती है तो इट इज कॉनकेव अप और कॉन्वेक्स डाउन। तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपने फंक्शन hx लिया एक और hx, लेट्स से e टू द पावर माइनस x एफ एक्स, इट इज कॉन्वेक्स डाउन कर्व,
इट इज कॉन्वेक्स डाउन कर्व। जो ये फंक्शन है ये कॉन्वेक्स डाउन कर्व हो गया फाइनली। क्लियर? इट इज अ कॉन्वेक्स डाउन कर्व क्योंकि इसका जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा वाली शेप होती है, तो इट इज कॉन्वेक्स डाउन कर्व और मैं यू में से कॉन्केव अप कर्व, कॉन्केव कर्व। तो पहले इस कर्व को स्केच करते हैं, मतलब एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कि एच एक्स का प्लॉट करते हैं पर्टिकुलरली ओवर डोमेन 0 to 1, 0 से 1 में डिस्कस करते हैं, 0 से 1 में। तो 0 से 1 में इट इज अ कॉन्वेक्स डाउन कर्व। तो मतलब पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, ऐसा होगा, मे बी खाली ऐसे ही जा रहा हो, मे बी नीचे जाके आ रहा हो, कॉन्वेक्स डाउन है थ्रो, मे बी ऐसे ही जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। पहले कुछ बाउंड्री वैल्यू पता है क्या, H0 देखते हैं क्या आ रहेगा। व्हाट इज H0? H0 विल बी e की पावर 0, तो 1 हो जाएगा F0, एंड H1 विल बी e to the -1 F1। आई थिंक F0 और F1 दोनों 0 भी दिए हुए थे ओरिजिनल क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन के अंदर F0 और F1 दोनों 0 दिए हुए हैं। तो यार ये H0 और H1 भी दोनों 0 हो गए, H0 और H1 भी दोनों 0 हो गए। तो मतलब कर्व जो है वो आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है फाइनली। तो आप ध्यान से सोचो कि क्या ये कर्व अबव एक्स एक्सिस गया होगा फाइनली। अगर इस कर्व को 0 से स्टार्ट होके 1 तक आना है, और अगर अबव एक्सिस गया, मतलब इस पॉइंट से अगर उसको अबव एक्सिस जाना है, ठीक है, तो उसको कॉन्केव डाउन लेना पड़ेगा, कर्व को कॉन्केव डाउन शेप लेनी ही पड़ेगी, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो द ओनली पॉसिबिलिटी ओवर हियर इज लाइक दिस। द ओनली पॉसिबिलिटी ओवर हियर इज कि 0 से 1 तक जाने के लिए एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, स्मूथ कर्व, स्मूथ डबल डिफरेंशिएबल था, एफ तो एच भी डिफरेंशिएबल कर्व हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। तो ये ऐसे ही जाएगा पहले, मतलब कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो 0 से 1 तक कॉन्वेक्स डाउन शेप यही बन सकती है। अगर वो लेट्स से थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, तो उसको वापस 1 पे आने के लिए कहीं ना कहीं पे उसे कॉन्केव डाउन लेना पड़ेगा फाइनली। कॉन्वेक्स डाउन नहीं रह सकता कभी भी फाइनली। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट ग्राफ आ गया एच एक्स का। तो इस ग्राफ के अंदर क्या मैं कह सकता हूँ, एच एक्स 0 से 1 के बीच में किसी पॉइंट तक डिक्रीज किया, और उसके बाद उसने इंक्रीज किया, जो कहीं मतलब कोई लोकल मिनिमा है, लेकिन उससे एक इंफॉर्मेशन ये निकल के आई, एच एक्स अगर x 0 से 1 के बीच में है, एच एक्स नेगेटिव है। एच एक्स नेगेटिव होने का मतलब हो गया e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स नेगेटिव है, और अब मैं अगर e की पावर x से हटा दे, मतलब क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है, तो यू कैन से एफ एक्स इज नेगेटिव ओनली, मतलब एफ एक्स कंफर्म नेगेटिव है, एफ एक्स कभी भी अबव एक्स एक्सिस नहीं है फाइनली, ठीक है। तो उसने आपको पहले पार्ट का आंसर दे दिया कि 0 से 1 के डोमेन में एफ एक्स इज अ नेगेटिव फंक्शन। ए रिजेक्ट आउट हो गया, बी रिजेक्ट हो गया, सी भी रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि बी और सी में दोनों में एफ एक्स कुछ पोर्शन में पॉजिटिव हुआ है, मतलब इसमें 0 से हाफ तक गया है, इस वाले में 0 से 1 तक गया है, तो डी ऑप्शन। एंड द सेकंड पार्ट भी इसी के कंटिन्यूशन में, e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स assumes its minimum value in the interval 0 to 1 at 1/4. e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स assumes its minimum value in the interval 0 to 1 at 1/4, मतलब जो हमारा अभी इंटरप्रिटेशन चल रहा था एच एक्स का, उसने ये बोल दिया कि ये जो अल्फा है ये 1/4 है, मिनिमम वैल्यू उसने 1/4 पे अचीव करी। तो हम कह सकते हैं ना कि 0 से 1/4 तक h का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और 1/4 से 1 तक h का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीज करके इंक्रीज करके होगा, मिनिमम तो भी लेगा 1/4 पे, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन से h का डेरिवेटिव देखो ध्यान से, h का डेरिवेटिव gx था, h का डेरिवेटिव gx ही तो था, हमने बेसिकली इसको gx बोला था ना, ये चीज ये तो थी, ये gx थी पहले, ठीक है, और ये hx है, तो h का डेरिवेटिव आपका gx हो गया। तो आप कह सकते हो कि इस पोर्शन में gx नेगेटिव है 0 से 1/4 में, और इस पोर्शन में gx पॉजिटिव है, उससे आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो 0 से 1/4 में gx नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, कि e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स नेगेटिव है, तो
डेरिवेटिव कर रखा है ऑलरेडी हमने, मतलब डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। गिवन माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स पॉजिटिव। यस, तो क्या मैं e टू द पावर माइनस एक्स को फिर से दोनों इक्वेशन से ड्रॉप कर दूं, मतलब ये जो दो पार्ट्स चल रहे हैं e की पावर माइनस एक्स दोनों साइड से हटा दूं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव फंक्शन डिवाइड हो गया इनइक्वालिटी में फाइनली। तो इससे आपका आ गया एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स इन 0 to 1/4, एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स, और इन 1/4 to 1 एफ डैश एक्स इज मोर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1/4 to 1, और दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1/4। इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है पार्ट सेकेंड पार्ट में, एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1/4। सी ऑप्शन देखो, एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1/4। और एक ऑप्शन आई है हमारी, एफ डैश एक्स इज मोर देन एफ एक्स फ्रॉम 1/4 to 1। तो 1/4 to 1 तो फिर कोई इंटरवल ही नहीं इसने जस्टिफाई किया। इसका एक कॉन्ट्ररी दिया हुआ है बी ऑप्शन, लेकिन वो इनकरेक्ट हो गए क्योंकि 0 से 1/4 में एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स आया, बी ऑप्शन कह रहा है एफ डैश एक्स इज मोर देन एफ एक्स। और बाकी दो ऑप्शन तो खैर वो सेट ही नहीं हो रही क्योंकि वो अलग सिनेरियो है। 1/4 से 3/4 कह रहा है वो फाइनली। इनफैक्ट 1/4 से 3/4 में आप बोल सकते हो, 1/4 से जब 1 में बोल पा रहे हो तो 1/4 से 3/4 में यू कैन से 1/4 से 3/4 में यू कैन से एफ डैश इज मोर देन एफ। 1/4 से 3/4 में एफ डैश इज मोर देन एफ, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एफ डैश इज मोर देन एफ 1/4 से 3/4, इनफैक्ट 3/4 से 1 में भी एफ डैश इज मोर देन एफ, तो यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, क्योंकि 1/4 से 1 में ही ग्रेटर है, एफ डैश इज मोर देन एफ फाइनली, तो यहाँ लेसर है। तो सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। Another geometrical application of 2006, it says a tangent drawn to the curve y equal to fx at pxy cuts x-axis and y-axis at a and b respectively। तो randomly एक पॉइंट लेते हैं y equal to fx पे, p पॉइंट लेते हैं, अगेन x1 y1 ले रहा हूँ इनिशियली, तो p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुई, p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुई, वो कह रहा है एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए पे, वाई एक्सिस को कट कर रही है बी पे रिस्पेक्टिवली। का ध्यान रखा करो कि क्या मेंशन किया, एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे बी। फर्दर इट सेज बीपी इज टू एपी इज 3:1, बीपी इज टू एपी इज 3:1, और गिवन दैट एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 1 इज 1। तो अब एक एक करके ऑप्शंस आइडेंटिफाई करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट at P will be given by y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1। y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, टेंजेंट का x इंटरसेप्ट दैट इज y0 डाल देते हैं, y0 डाल के गेट x, आई थिंक इट इज x1 माइनस y1 इंटू dx by dy, x1 माइनस y1 इंटू dx by dy। इनफैक्ट हमें यहाँ पे 1 रिमूव ही कर देना चाहिए, मतलब क्योंकि जनरल पॉइंट x1 y1 होता है, मतलब जनरल पॉइंट xy होता है, बट हम पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 लेके प्रोसीड करते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन भी लिखनी है। इक्वेशन में भी तो x और y इन्वॉल्व है ना, मतलब हमने अगर इसको ही xy ले लिया होता तो इक्वेशन में भी x और y इन्वॉल्व होते हैं, जो हम जनरली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। तो इनिशियली हम पॉइंट x1 y1 लेते हैं, लेकिन जब उसके डेटा निकल आता है, पहले स्लोप हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, जो भी चाहिए हमें, तो उसके बाद उस x1 y1 को वापस xy से रिप्लेस कर देते हैं जनरल पॉइंट से। ठीक है, तो ये आ गया a के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली b के क्या आ जाएंगे, b में x को 0 कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग y कितना आ गया, x को 0 करके y आ गया आपका y माइनस y1 माइनस x को 0 कर दिया, y1 माइनस x1 dy by dx माइनस x dy by dx, ये आ गया। ठीक है, तो p का x जो है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला कर रहा हूं मैं, 3 इंटू a प्लस 1 इंटू b, 3 टाइम्स x माइनस y dx by dy प्लस 1 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 3y dx by dy, और यू मे कंसिडर इट एज x is equal to minus 3y dx by dy, और you may say y 3y plus x dy by dx is equal to 0। एक तो ये आ रही है।
3y plus x dy by dx equal to 0 कोई ऑप्शन थी? 3y plus x dy by dx equal to 0. Yes, there is an option D. 3y plus x dy by dx is equal to 0. Okay, that is one possibility. Another possibility is, अच्छा अगर हमने y पे भी ये काम किया होता, लेट्स से अगर हमने y पे भी, लेट्स से ऑर्डिनेट का एक बार सेक्शन फॉर्मूला देखें क्या आ रहा है. ऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग y is equal to 3 into ordinate of a, that is 0, 3 into 0, plus 1 into ordinate of b, that is y minus x dy by dx by 4, that is 4y is equal to y minus x dy by dx 3y plus x dy by dx. सेम ही आ रही है, मतलब ऑर्डिनेट से सेक्शन फॉर्मूला से कुछ और नहीं आ रही. एल्स वैसे तो इनकंसिस्टेंट हो जाता, मतलब अगर सेक्शन फॉर्मूला x का सेटिस्फाई करके 3:1 आ जाता और y के लिए सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बनती भी ना, तो इनफैक्ट वो हमारी मतलब ये नहीं कि अल्टरनेटिव सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती. डिफरेंशियल इक्वेशन एक भी आनी चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए. तो इट इज 3y plus x dy by dx. और अब आप इसको सॉल्व करो तो आई थिंक ये वेरिएबल सेपरेबल है क्लियरली. dx by x प्लस dy 3dx by x 3dx by x plus dy by y is equal to 0. Integrate, you get 3 ln x plus ln y. Let me consider constant of integration as ln c. So it is yx cube is equal to c. yx cube is equal to c. और एक शायद बाउंड्री वैल्यू दी हुई थी इनिशियली. The curve is passing through 1 1. When x is 1, corresponding y is 1. Hence you get c as 1. 1 by x cube. Y equals 1 by x cube. तो एक ऑप्शन आपकी ये भी ट्रू हो गई. y equal to 1 by x cube सेटिस्फाई कर रहा है 2, 1 by, और ये रिजेक्ट हो गई. और नॉर्मल एट 1 1 के लिए स्लोप कितना आ रहा था? dy by dx आपका निकाल लेते हैं. नॉर्मल के लिए हमारा dy by dx आ रहा है -3. आप डेरिवेटिव से देखो, जो ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये वाली जो इक्वेशन है, इससे डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, x1 y1 डाल के, तो dy by dx -3 आ रहा है. तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? +1/3. तो नॉर्मल की इक्वेशन एट 1 1 हो जाएगी. नॉर्मल एट 1 1 विल बी x - 3y इज इक्वल टू -2. डेरिवेटिव आ रहा था -3 ना, डेरिवेटिव वाज -3 एंड नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 1/3. x minus 3y is equal to -2. x minus 3y plus 2 is equal to 0. तो hence option B भी reject हो गए. C and D are the correct options. Now look at this problem. Now it is of physical significance. मतलब ये क्या है? ये भी एप्लीकेशन ही है, बट ज्योमेट्रिकल नहीं है, मतलब कोई डेटा ज्योमेट्रिकल नहीं दिया हुआ, कुछ फिजिकल सिनेरियो दिया हुआ है. इट सेज अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप evaporates at a rate proportional to its surface area. 97 का क्वेश्चन है. पहले ही आते थे, मतलब ये ज्योमेट्रिकल वाले आजकल ज्यादा आ रहे हैं. Spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area with proportionality constant lambda greater than 0 at any instant t. So there is a spherical raindrop. There is a spherical raindrop जिसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है. तो रेट ऑफ प्रोपोर्शन चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया. और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी दिया हुआ है लैम्डा, और दैट टू ग्रेटर देन 0. तो क्या मैं लिख सकता हूँ? dv by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एस. मतलब मैंने प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा. और नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि विद टाइम वॉल्यूम कम हो रहा होगा ना. अगर स्फेरिकल रेनड्रॉप का वॉल्यूम कम हो रहा होगा क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है, तो वो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब विद टाइम वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. तो dv by dt नेगेटिव करने के पर्पज से हमने लिख लिया dv by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एस फाइनली. ठीक है, अब डेटा पे आते हैं. सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है आपका 4 pi r², मतलब r मान ले रेडियस एट टाइम t r रेडियस है, मतलब रेडियस इज अ फंक्शन ऑफ t. रेडियस इज द ओनली पैरामीटर इन स्फीयर, मतलब रेडियस पे बेस्ड होती है सारी चीजें. तो लेट्स से सरफेस एरिया इज 4 pi r², वॉल्यूम इज 4/3 pi r³. तो dv by dt कितना हो जाएगा भाई? dv by dt हो जाएगा आपका
dv by dt will be equal to 4 by 3 pi into 3 r square dr by dt. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 pi r square, इनफैक्ट 4 pi r square s ही होता है, तो इट इज s dr by dt. और dv by dt किसके इक्वल था? माइनस लैम्डा s का, तो यू गेट s dr by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा s. s कैंसिल आउट हो गया, तो यू गेट dr by dt इक्वल्स माइनस लैम्डा. अब आगे का क्वेश्चन, अगर कुछ डेटा प्रोवाइडेड होता कि क्या चाहिए उसे पर्टिकुलरली, कि कब पूरा एवेपोरेट हो जाएगा या वगैरह वगैरह, तो इस पे प्रोसीड होता. मतलब इनिशियल रेडियस कितना था स्फीयर का, मतलब अगर इनिशियल रेडियस r था, लेट्स से मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0, तो यू मे राइट इट एज dr इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt. और इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम r टू 0, वेयर r इज द इनिशियल, मतलब जो आपका रेन ड्रॉप थी, अगर रेडियस r की थी, उस रेडियस r से 0 चली गई. मतलब इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे r था, मतलब एट t इक्वल टू 0 इट इज r, एट t इक्वल टू t इट इज 0. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस r इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t. तो t हो जाएगा आपका r बाय लैम्डा. आफ्टर टाइम r बाय लैम्डा टाइम के बाद आपका रेडियस r से 0 तक पहुंच जाएगा पहले इवेपोरेट होता होता. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आई थिंक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी 97 की, उसमें सिर्फ आई थिंक ये पूछा था डिफरेंशियल इक्वेशन गिविंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप इज, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था, बट डिफरेंशियल इक्वेशन ही फ्रेम करनी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेन ड्रॉप, रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप. तो हमारा आंसर वैसे यहीं पे खत्म हो गया, dr by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा. dr by dt इक्वल्स माइनस लैम्डा. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. If the length of the tangent at any point on the curve y equal to fx intercepted between the point and the x-axis is of length 1, find the equation of the curve. From 2005, another geometrical aspect. If the length of the tangent at any point of the curve, again length of tangent की बात हो रही है, कोई कर्व बनाते हैं y equal to fx, इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, let's say x1 y1 पे, और इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, जहाँ पे वो एक्स को कट करेगी. इनफैक्ट ये जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हम उसको बोलते हैं जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टेंजेंट बन रही है वो जाके एक्स एक्स को जहाँ पे कट कर रही है, वो जो डिस्टेंस है उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल देते हैं पर्टिकुलरली कैलकुलस में. अदरवाइज लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल्स में जो हम कोनिक सेक्शन में बात करते हैं वो तो अलग ही है, मतलब किसी पॉइंट से जो किसी कर्व पे टेंजेंट बनती है, जैसे सर्कल के अंदर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो दो टेंजेंट होती हैं किसी आउटसाइड पॉइंट से, तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे अलग चीज है. फाइनली यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट तक का जो डिस्टेंस है, एक्स इंटरसेप्ट तक का जो डिस्टेंस, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल देते हैं. और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले मेंशन कर रहा हूँ. लेंथ ऑफ टेंजेंट इजीली डिराइव भी हो जाएगा आप अगर देखोगे तो. इट इज मॉड ऑफ y. मॉड ऑफ y मतलब यहाँ पे जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, मतलब अगर जैसे मैंने y लिख दिया, यहाँ पे लेट्स से y1 लिख लेते हैं. मॉड y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy एट दैट पॉइंट का होल स्क्वायर. और डिनोट मैंने कर दिया. सिमिलरली इफ यू हैव लेंथ ऑफ नॉर्मल इट इज मॉड y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल ओवर हियर? तो नॉर्मल अगर आप उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे और वो जाके एक्स इंटरसेप्ट जो देगा, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल. Similarly there are two more results. Length of subtangent. सबटेंजेंट क्या होती है? ये जो टेंजेंट लेंथ हम बोल रहे हैं उसका जो इंटरसेप्ट आएगा, मतलब उसकी जो प्रोजेक्शन आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट कह रहा हूं, उसकी प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ टेंजेंट की यहां से लेके यहां तक इज कॉल्ड सबटेंजेंट. This is subtangent, this is subnormal. ठीक, तो सबटेंजेंट की लेंथ दिस इज LT, दिस इज LN. सबटेंजेंट की लेंथ इज मॉड y1 इंटू dx बाई dy, फिर भी मॉड ही लगा देते हैं.
and similarly there is length of subnormal is mod y1 into mod of dy by dx, और ये dy by dx या dx by dy सारे उसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं xy पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है ऑफ लेंथ 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 1, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया आपका mod y1 लिखना है या y मतलब जनरल y लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx by dy होल स्क्वायर इज 1 एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते हैं तो आई विल गेट y स्क्वायर, इनफैक्ट y स्क्वायर को राइट में ले जाते हैं, तो 1 प्लस dx by dy होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय y स्क्वायर, इस 1 को भी राइट में ले जाते हैं, तो dx by dy होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका 1 माइनस y स्क्वायर बाय y स्क्वायर, और यू में से dy by dx किसके इक्वल हो गया आपका y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, प्लस माइनस भी ले लो, ये आ गया भाई dy by dx इक्वल टू प्लस माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फाइनली। ठीक है, तो हेंस दो लोकस आएंगे, दो मतलब दो फैमिलीज आएंगी फाइनली सॉल्यूशन में। तो फाइनली सॉल्यूशन निकालना है, यस कर्व निकालना ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग दिस। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, जो गिवन ज्योमेट्रिकल डेटा था उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम हो गई। अब बस इसे सॉल्व करना है, क्लियरली वेरिएबल्स अवेलेबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगी। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बाय y dy इक्वल टू प्लस माइनस dx, और सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल कैसे करोगे भाई, या तो y को sin थीटा डाल दो या रूट 1 माइनस y स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो लेट मी टेक y एज sin थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा इंटू dy, dy की जगह आ जाएगा cos थीटा d थीटा, राइट साइड पे तो आएगा प्लस माइनस x प्लस c लिख देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा का इंटीग्रल इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस c। तो एक तो आ जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को होता है ln ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा, ये ना, यस इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी। तो इनफैक्ट अगर वापस रिप्लेसमेंट कर दें तो ln ऑफ हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाय y माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बाय y, तो इनफैक्ट बाय y को कॉमन ही कर देते हैं, प्लस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड फैमिली, बट वो एक्सप्लिसिट x इन टर्म्स ऑफ y आई है, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं आई है, मतलब लॉगरिथमिक फैमिली आई है, मतलब ट्रांसेंडेंटल तो ये भी है क्योंकि अलजेब्रिक भी है। तो x इज इक्वल टू मतलब ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड फैमिली आ गई इस क्वेश्चन की। नाउ सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2009। It says f be a non-negative function, non-negative मतलब कोडोमेन आपने दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 टू इंफिनिटी, डोमेन दे रखा है 0 टू 1, बाउंड्री वैल्यू दे रखी है 0 पे 0, f0 0 है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, अब एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, मतलब इंटीग्रल फॉर्मेट में है, इंटीग्रल फॉर्मेट में, और उस इंटीग्रल फॉर्मेट में भी आप ध्यान से देखो अंदर एफ पी है और एफ डैश भी है, एफ डैश भी है। ठीक है, तो 0 टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ डैश का स्क्वायर, एफ डैश टी का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी। तो यार दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1 क्लोजिंग टू 1। देखो आगे लिखा हुआ है दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 1। तो इट्स एन आइडेंटिटी, मतलब लेफ्ट हैंड मतलब जो इक्वेशन दी हुई है वो ट्रू फॉर एवरी एक्स है। ठीक है ना, तो हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड यूजिंग लेबनिज रूल। लेबनिज रूल यूज करते हुए दोनों साइड पे डेरिवेटिव करते हैं। लेबनिज रूल कह लो या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कह लो। मतलब डेरिवेटिव करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर
is equal to fx. It is true for all x belonging to 0 to 1. Yes. अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड लीड यू टू, इनफैक्ट ये भी कह रहा है कि fx पॉजिटिव है. अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है, इनफैक्ट इसने fx मेंशन ही कर रखा है, इट इज नॉन नेगेटिव, मतलब fx पॉजिटिव भी है. तो स्क्वेयरिंग करने में हमारा कोई रूट एक्स्ट्रा भी नहीं आने वाला, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं. तो आई गेट 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर. अब जाके ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की. मतलब एफ एक्स को अगर आप y की तरह से ट्रीट करो, लेट एफ एक्स बी वाई, तो इट विल बी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. मोर और लेस जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म. तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यू मे राइट इट एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, और सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर को डी वाई के नीचे ले आते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स. इंटीग्रेट बोथ साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए. ठीक है ना. तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और y एज एन एक्सप्लिसिट बोलोगे तो टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड विल गिव यू साइन ऑफ प्लस माइनस एक्स, और c मैंने हटा दिया क्योंकि 0 0 से पास भी कर रहा था कर, मतलब x अगर 0 है तो कॉरस्पॉन्डिंग y 0 आने के लिए, तो c मतलब मल्टीपल ऑफ पाई भी हो सकता है, इनफैक्ट मल्टीपल ऑफ पाई भी हो सकता है. तो इनफैक्ट अगर वो मल्टीपल ऑफ पाई होगा भी तो साइन पाई प्लस थीटा या तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, या साइन 2 पाई प्लस थीटा आपका साइन थीटा आ जाएगा, इवेंचुअली यही आ जाएगा फाइनली. तो इट विल बी प्लस और माइनस साइन एक्स. सी आप कह सकते हो इट इज एन पाई, सी इज एन पाई फाइनली. तो गेट y इक्वल टू प्लस माइनस साइन एक्स. क्योंकि डोमेन मेंशन था 0 to 1, एज पर क्वेश्चन डोमेन मेंशन था 0 to 1, तो अगर 0 to 1 का डोमेन है तो 0 to 1 तो मतलब 0 to पाई बाय 2 का भी सबसेट है, पाई बाय 2 1.57 होता है. तो 0 to 1 में मेरे को फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन ही रखना था, नॉन नेगेटिव. तो क्या मैं बोल दूं माइनस साइन एक्स रिजेक्ट हो गया, मतलब आपको पता है साइन एक्स तो ऐसे प्लॉट होगा और माइनस साइन एक्स ऐसे प्लॉट होगा 0 से पाई में. तो 0 से 1 में अगर मेरे को फंक्शन नॉन नेगेटिव रखना है तो ये नीचे वाली ऑप्शन रिजेक्ट हो गई, तो माइनस साइन एक्स नहीं लेना, एफ एक्स जो है वो सिंपली साइन एक्स आ रहा है. और हमें पता है साइन एक्स फंक्शन जो होता है वो 0 से राइट, मतलब इनफैक्ट राइट साइड पे डोमेन पे y इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहता है, ऑरिजिन पे टच करता है y इक्वल टू एक्स की लाइन को, और बाकी राइट साइड पे हमेशा नीचे रहता है. साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स इन इंटायर 0 to 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1. इनफैक्ट 0 to पाई, मतलब क्वेश्चन में क्योंकि 0 to 1 डिस्कशन में है तो 0 to 1 में साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था. तो मतलब हमारा आ गया एफ एक्स साइन एक्स है और वो एक्स से कम आ रहा है, तो एफ एक्स इज लेस देन एक्स. यू कैन से इसका मतलब ये हो गया जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज लेस देन एक्स. दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इज लेस देन एक्स ओवरऑल 0 to 1 में. तो f1/2 इज लेस देन 1/2, f1/3 इज लेस देन 1/3, दैट इज ऑप्शन सी. f हाफ इज लेस देन हाफ, f1/3 इज लेस देन 1/3. बाकी सारी ऑप्शन आपकी इनइक्वालिटी किसी ना किसी में रिवर्ट है. इसमें ये ऑप्शन गलत है, ये पार्ट गलत है, इसमें तो दोनों ही गलत है, इसमें ये गलत हो गया. f हाफ इज लेस देन हाफ, f1/3 इज लेस देन 1/3. Now see this question. It says f is a function from set of reals to set of reals, be a continuous function satisfying fx is equal to 0 to x ft dt. fx जो है वो है इंटीग्रल 0 to x ft dt. ठीक है, तो मतलब वो कह रहा है कंप्लीट आर में ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, कंप्लीट आर में ये इक्वेशन होल्ड कर रही है. ठीक है, तो अगेन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये भी एक आइडेंटिटी है, नॉट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x. So you get f dash x is equal to, can I say fx? f dash x is equal to fx for all x. और क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर f dash x के नीचे fx ले आए is equal to 1 for all x, integrate both sides with respect to x, integrate both sides with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आ गया, it is ln of fx
ln of fx is equal to x plus c. So you get fx is equal to e to the power x plus c, or you may write it as a into e to the power x. मैंने e की पावर c को let's say a कर दिया आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो you get fx is equal to, जो फैमिली है हमारी वो a into e की पावर x आ गई, मतलब a is an arbitrary constant, a is an arbitrary constant फाइनली. अच्छा, अब बाउंड्री वैल्यू देखो, बाउंड्री वैल्यू एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं मेंशन क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है ये, उस फॉर्मेट से अगर आप ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज f0, f0 कहने से 0, f0 जो होगा वो 0 होगा फाइनली. तो अगर f0 0 होना है तो आपने जब यहाँ पे x को 0 डाला तो f0 यहाँ पे आ रहा है a e की पावर 0, तो f0 a आ रहा है और वो 0 ही होना है फाइनली. तो हेंस यू कैन से जो फंक्शन है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 है फॉर एवरी x फाइनली. fx इज ऑलवेज 0 फॉर एवरी x. इसमें एक मतलब गलती से मतलब इसको e की पावर x मत ले लेना. बहुत सारे बच्चों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, जिस साल ये अपीयर हुआ था 2009 में, इस फंक्शन को देखते हुए जी मतलब जैसे ये इस फॉर्म में पहुंचे थे, इस फॉर्म में जैसे f' fx आ रहा था, तो हमें पता लर्नड है जैसे कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है फाइनली, ठीक है. तो f' बहुत बच्चों ने इसमें fx को e की पावर x ले लिया, और फाइनली उसने पूछा भी पर्टिकुलरली थोड़ा स्टाइलिश था, मतलब फंक्शन वैल्यू एट ln5 पूछी हुई थी, तो e की पावर x की जगह आपने ln5 डाल दिया, तो हेंस आंसर 5 आ गया. तो बहुत सारे बच्चों ने 2009 में इसका आंसर 5 मेंशन कर दिया था फाइनली, बट मतलब बाउंड्री वैल्यू स्किप कर गए गलती से. बाउंड्री वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट विल बी f0 इज इक्वल टू 0 फाइनली. f negative infinity will be, okay, let it be f0 only, so f0 is 0, so that gives you function x is 0 for every x, hence f of ln5 will also be 0, and that is answer key for this question is 0. Okay, that's it for today. So I hope you like the video, you learned many things, many applications. So thank you very much. Thank you.